Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic profit maximization, a very important concept from the point of view of each company and each business. जो भी कंपनी या जो भी बिजनेस अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को रन कर रहा है, उन सबका केवल और केवल एक ही अल्टीमेट पर्पज होता है और वो होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. But when we are talking about the profit maximization, then it is the capability of a business or company to earn the maximum profit with low cost, which is considered as the chief target of any business and also one of the objectives of financial management. यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम किसी भी बिजनेस या कंपनी की उस कैपेबिलिटी के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं जहां वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करती है और अपनी कॉस्ट को लोएस्ट लेवल तक ले जाती है और इसे ये अपना चीफ टारगेट बनाकर चलती है. और अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो इसका भी एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और उसकी कॉस्ट को लोएस्ट लेवल तक ले जाना, जिससे कि कंपनी मैक्सिमम लेवल तक प्रॉफिट को अर्न कर सके. जैसा कि हम जानते हैं, प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अब अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और जो टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. तो जब तक आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं होगा और उसके साथ साथ दोनों एक्टिविटीज एक साथ होनी चाहिए. टोटल रेवेन्यू जहां आपका मैक्सिमम हो रहा है, टोटल कॉस्ट भी मिनिमम होना चाहिए. जब दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा और ये डिफरेंस कहलाता है प्रॉफिट. यानी कि कंपनी इस सिचुएशन में मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करती है जहां उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है और उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है. ठीक है. अगर मैं इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब होता है प्योर प्रॉफिट. और ये प्योर प्रॉफिट क्या होता है? सरप्लस अबव द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कंपनी ने जो प्रोडक्शन फॉलो किया और उसमें उसकी जो एवरेज कॉस्ट इन्वॉल्व हुई, उस एवरेज कॉस्ट से ऊपर जितना भी सरप्लस उसने अर्न किया वो उस बिजनेस का प्योर प्रॉफिट होता है और उस प्योर प्रॉफिट को हम कंपनी के मैक्सिमम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं. इसका मतलब ये वो अमाउंट होती है जो एंटरप्रेन्योर के पास बचती है या रेजिड्यू रह जाती है उसके टोटल रेवेन्यू में से, जब वो सारे पेमेंट्स कर देता है जिनको वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर यूज करता है. जैसे उसने लैंड को रेंट पे कर दिया, लेबर को उसके वेजेस पे कर दिए, उसके साथ साथ उसने कैपिटल को उसकी इंटरेस्ट अमाउंट भी पे कर दी और उसके साथ साथ अपने मैनेजमेंट के लिए उसने वेजेस को भी अलग से निकाल दिया. इन सबको पे करने के बाद या इन पर्टिकुलर फैक्टर्स का पेमेंट करने के बाद टोटल रेवेन्यू में से जो अमाउंट एंटरप्रेन्योर के पास लेफ्ट आउट रहती है, बच जाती है, उसे हम उसके प्योर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसे हम उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कहते हैं. इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, इट इज द रेजिडुअल इनकम ओवर एंड अबव हिज नॉर्मल प्रॉफिट्स. यानी कि जो उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उससे ऊपर उसने जितनी भी इनकम जनरेट करी वो इनकम उसके मैक्सिमम प्रॉफिट में इंक्लूड की जाती है. पॉइंट क्लियर हो गया? अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अप्रोच और प्रोसेस विच इंक्रीजेस द प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ऑफ द बिजनेस. मोर स्पेसिफिकली, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू ऑप्टिमम लेवल is the focal point of investment और फाइनेंसिंग डिसीजन. यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमम क्या होता है? ये एक वो अप्रोच है या वो प्रोसेस है जिसके बेसिस पर फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाता है या फिर जो बिजनेस है उसकी अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो जाती है और अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है. या हम ऐसा भी कह सकते हैं
कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो उस ऑप्टिमम लेवल को डिटरमाइन करता है जिसके बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग डिसीजन को फोकस करते हैं। तो अगर मुझे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में से किसी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो हम उसके लिए ऑप्टिमम लेवल पर उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करते हैं, और जिस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट होती है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन फाइनल किया जाता है। तो इस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है इंक्रीमेंट इन द प्रॉफिट और इंक्रीमेंट इन द अर्निंग पर शेयर ऑफ द बिजनेस। ये अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ऐसे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू H.N. Martin। H.N. Martin के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मे बी द एंड बट द मीन्स टू अचीव दिस एंड इज व्हाट मैटर्स एंड दैट डिस्टिंग्विशेस अ कंपनी इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द मार्केट। यानी कि इन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये एक तरीके से किसी भी फर्म के लिए एंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एंड का मतलब यहां से एंड ऑब्जेक्टिव के लिए है जिसके लिए फर्म लगातार एफर्ट्स कर रही है, लेकिन किस तरीके से आप इस एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो ये मायने रखता है। और यही एक कंपनी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या मार्केट में बाकी औरों से बिल्कुल अलग पोजीशन में खड़ा कर देता है, स्टैंड कर देता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है वो एंड ऑब्जेक्टिव जिसको फर्म ऑब्टेन करती है और इसकी वजह से मार्केट में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक अपनी अलग पहचान बना लेती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट होता है इसके अंदर, दैट इज द इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस। द फाउंडेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन theory is profit, and profit is must for the economic existence of any company or business। अगर कोई भी कंपनी अपने इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन करना चाहती है तो जरूरी है कि वो लगातार प्रॉफिट को अर्न करे और ये प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज करती चली जाए। तो जब तक कोई भी फर्म मैक्सिमम वे में प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाती है तब तक ये अपने इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पाती है। तो अपने इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस को सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना यह हर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, सेकंड बेनिफिट रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दैट इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। प्रॉफिट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस और कंपनी। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस के परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम प्रॉफिट को एक पैरामीटर के तौर पर यूज करते हैं। जो फर्म जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है और जितना हाईएस्ट प्रॉफिट वो अर्न करती चली जाती है टाइम के साथ साथ, हम उसके अकॉर्डिंग उसके स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करते चले जाते हैं। हाईएस्ट प्रॉफिट मींस हाईएस्ट स्टैंडर्ड और लोएस्ट प्रॉफिट मींस लोएस्ट स्टैंडर्ड। और अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट्स को अर्न करने में फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो ये अपने चीफ टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं इसके एग्जिस्टेंस का रिस्क, यानी कि इसका एग्जिस्टेंस का जो रिस्क है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरीके से फर्म के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को एक स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल वेल-बीइंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी इनडायरेक्टली प्लेज अ रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल वेल-बीइंग। इकोनॉमिक और सोशल वेल-बीइंग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पर एक रोल प्ले किया जाता है और ये रोल कैसा होता है? इनडायरेक्ट रोल होता है। कैसे है इनडायरेक्ट, समझ लेते हैं इसको। फर्म या बिजनेस ने मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट किया। जब ये प्रॉफिट को जनरेट करेगी तो क्या करेगी, ये इस पर्टिकुलर पेमेंट को यूटिलाइज करेगी और डिफरेंट रिसोर्सेस का पेमेंट करने में इसको एलोकेट करेगी। जैसे
कैपिटल का यूज करा है इसने तो वहां इंटरेस्ट पे करेगी, फिक्स्ड असेट्स का यूज कर रही है तो वहां जो भी असेट जिसके बेसिस पर यूज करी है उन्होंने उनको उसका अमाउंट उनका पे करेगी, लेबर को उनके वेजेस प्रोवाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज वर्कआउट कर रहे हैं उनकी सैलरी प्रोवाइड करेगी, या जो भी वर्कर्स वर्कआउट कर रहे हैं उनका अमाउंट उन्हें पे करेगी, जहां से उसने रॉ मटेरियल परचेज करा है उन सप्लायर्स के लिए उनका रॉ मटेरियल के लिए अमाउंट पे करेगी। इस तरह से सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट पर्संस जो उस कंपनी से या उस फर्म से कनेक्टेड हैं उनको वो पेमेंट करेगी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये जो पेमेंट होगा ये भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये क्या करती है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर को भी प्रॉपरली परफॉर्म करती है। लेकिन अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करेगी, ये अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन को फॉलो नहीं करेगी तो ये इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स रहते हैं? द वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक इज द वेगनेस ऑफ द प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट इनडेफिनिट होता है, क्योंकि जब हम डिफरेंट पर्सन्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट को ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं। जैसा कि कुछ लोग प्रॉफिट को ईपीएस के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट के टर्म्स में, कुछ नेट प्रॉफिट के टर्म्स में, कुछ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के टर्म्स में, कुछ प्रॉफिट रेशियो के टर्म्स में। इस तरह से डिफरेंट पर्सन्स के बेसिस पर प्रॉफिट के डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी एक डेफिनेट मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में। ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या आता है इसका? डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो थ्योरी है वो केवल ये स्टेट करती है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस की परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होगी, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रेफरेंस में कंपनी कंसीडर करती है केवल प्रॉफिट को, और इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो सर्टेन यूनिट ऑफ मनी है आज की डेट में वो 1 साल बाद उस उतने के बराबर नहीं होंगी जितनी वैल्यू उनकी आज के डेट में है। लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है और केवल यही स्टेटमेंट देता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट हायर होगा परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होगी। तो इसी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम इस बेसिस पर प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। और तीसरा है इसके अंदर कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी है वो रिस्क को कंसीडर नहीं करती है। एनी बिजनेस डिसीजन ओनली कंसीडरिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल इग्नोर्स द involved risk factor which may be harmful to the existence of the business in the long run। यानी कि जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं, इस थ्योरी को फोकस करते हैं, तो ये क्या करती है, रिस्क को इग्नोर कर देती है। लेकिन जब हम बिजनेस के लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए प्रॉफिट रिस्क को इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस हायर रिस्क को हैंडल करने में इनकैपेबल हो जाता है तो इसका सर्वाइवल क्वेश्चन में जाता है। यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता है अगर ये रिस्क को प्रॉपर्ली हैंडल करने के काबिल नहीं होता है। इसी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इस बेसिस पर फेल माना गया है। The last drawback of profit maximization theory is that it does not consider the quality। ये क्वालिटी को कंसीडर नहीं करती है। जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि उसकी इमेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, क्वालिटी है। इन सब को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में कंसीडर नहीं किया जाता है, और इनको कंसीडर नहीं किया जाता है यही इस पर्टिकुलर अप्रोच की एक बिगेस्ट ड्रॉबैक है। क्योंकि ये जो इंटेंजिबल असेट्स हैं, दीज इंटेंजिबल असेट्स हैव अ मेंशनेबल रोल इन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द बिजनेस विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड।
क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस की वैल्यू को क्रिएट करना है तो ये जितने भी इंटेंजिबल असेट्स हैं ये एक रिमार्केबल रोल प्ले करते हैं, जिसको हम किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करते हैं। इसी वजह से इस ग्राउंड पर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो फेल हो जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट limitations or drawbacks of the profit maximization approach. Thank you.